नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। एनसीईआरटी की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी सामाजिक विज्ञान इतिहास की, आज कक्षा 8th की जो बुक है हमारे अतीत भाग 3 के चैप्टर नंबर 9 का हम अध्ययन करेंगे। यह वीडियो राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम सीटेट, यूपीटेट, एचटेट सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो भी ये पेपर में क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो किससे आते हैं? एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो मैंने पूरी ये कोशिश की है कि मैं अपना इस वीडियो में बेस्ट दूं, और ये वीडियो काफ़ी बड़ा भी बनेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें 1870 के दशक से 1947 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उसका इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। राष्ट्रवाद का उदय। अब राष्ट्र से क्या तात्पर्य है? यह देश क्या है और किसके लिए? सबसे पहले प्रश्न आता है कि यह देश क्या है और किसके लिए? भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत का मतलब क्या है? यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले सभी भी किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। भारत क्या है? चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जेंडर यानी पुरुष हो, महिला हो, ये सभी का क्या है? घर है। 1870 से 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों से यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। यानी जो 1870 और 1880 के बीच में जो संगठन बने थे उनसे यह राजनीतिक चेतना भी और गहरी होती चली गई कि भारत क्या है। पहले तो क्या था? देश छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ था, सभी की अपनी अपनी रियासतें थी, लेकिन धीरे धीरे ये किसके रूप में आता चला गया? एक राष्ट्र के रूप में आता चला गया। और इसमें सहयोग किसने दिया? जैसे पुणे सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा, मुंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। यानी इन संगठन जब ये संगठन बने तो क्या हुआ? लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी। फिर उनको ये लगने लगा कि हाँ हमारा ये क्या है? एक राष्ट्र है और एक देश है। संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है कि जैसे अब भारत क्या है? एक संप्रभु देश है कि भारत पर किसी भी बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं है। एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। ये संगठन धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अब भारत क्या एक संप्रभु है, तो हम अपने जो फैसले हैं वो खुद ले सकते हैं, और इस फैसले लेने में क्या है? हम आज़ाद है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अब अंग्रेजों ने क्या क्या किए थे, उसके बाद ये धीरे धीरे आज़ादी मिली है, तो वो सारी घटनाएं इसमें वर्णित की गई है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी भारतीयों के पास क्या अधिकार था कि हम अपने घर पे हथियार रख सकते हैं खुद की सेफ्टी के लिए। लेकिन बाद में क्या किया? ये कौन सा एक्ट है? आर्म्स एक्ट पारित किया। कब किया गया? 1878 में। इसके बाद क्या कर दिया? कभी आप घर पे हथियार नहीं रख सकते। उसके बाद आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया? 1878 में। ये सारे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज है या आपत्तिजनक चीज छपती है तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसमें क्या था कि जो आप अखबार निकालते हो उसमें सरकार के खिलाफ कुछ भी आप गलत नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी संपत्ति और प्रेस सहित दोनों ये क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। यानी एक तरीके से क्या कर लिया? भारतीयों की आवाज ही छीन ली गई। अब इसके बाद बिल आया था इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल में क्या था? जो भारतीय थे वो सिर्फ भारतीयों के जो मुकदमे थे, जज थे, वो लड़ सकते, उनकी सुनवाई कर सकते थे। लेकिन इस बिल में क्या था कि भारतीय है जो अंग्रेजों के भी मामले सुन सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका विरोध किया। तब भारतीयों को लगा कि ये तो हमारा
इनके असली रवैये का भारतीयों को क्या चला, पता चला। इल्बर्ट बिल कब आया था, 1883 में। प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। इसमें क्या प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जाए। ये किस लिए आया था, कभी जो भारतीय न्यायाधीश है और जो अंग्रेज न्यायाधीश है ना, उनमें क्या स्थापित हो जाए, समानता। लेकिन अंग्रेज क्या कहते थे कि भारतीय तो हमारे से नीचे है, ये तो असभ्य है, वो चाहते ही नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इसका भयंकर विरोध किया। भारतीयों ने इस बिल का स्वागत किया, लेकिन अंग्रेज ने इल्बर्ट बिल का घोर विरोध किया। और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है। यानी इस बिल से क्या पता चल गया, उनकी असली रवैया क्या है, कि वो चाहते क्या है। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संघ की जरूरत 1880 से ही महसूस की जाने लगी थी, क्योंकि पहले कौन सा आ गया था, आर्म्स एक्ट आया था। कब आया था, 78 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया था। फिर कौन सा आ गया, इल्बर्ट बिल आ गया 83 में। तो 80 से ये क्या महसूस किए जाने लग गया था कि कोई एक संस्था हो जो हमारे बातों को सरकार तक पहुंचा सके। कि पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जाने लगी। इल्बर्ट बिल ने यह इस चाहे को और भी गहरा कर दिया। इल्बर्ट बिल कब था, 1883। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। कहाँ हुई, मुंबई में। जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले ये जिसका इस पुणे में होना था, लेकिन बाद में वहां क्या हो गया, प्लेग फैल गया। तो फिर उसी टाइम इसका कहाँ चेंज किया, मुंबई में इसका स्थान चेंज किया। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अधिकांश कहाँ के थे, मुंबई या कोलकाता के थे। स्टार्टिंग के जो मेंबर थे वो सिर्फ 2-3 स्थानों से थे, मुंबई हो गई, कोलकाता होगी। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गई, राष्ट्रव्यापी संस्था बन गई। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। तो दादा भाई नौरोजी थे वो क्या थे, व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। वे कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। अब प्रश्न आता है कि कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद का सदस्य भी रहा है, कौन रहा है, दादा भाई नौरोजी। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। जो सेवानिवृत्त कौन था, एक अंग्रेज था, A.O. ह्यूम ने विभिन्न जो भारतीय थे उनके निकट लाने की अहम भूमिका अदा की। तो ये A.O. ह्यूम है, इसने क्या किया था, एक कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी। किसके रूप में की थी, एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में, कि हाँ का अगर भारतीय जैसे क्या सोचते हैं तो उसके माध्यम से हमें उनकी जो सोच है या जानकारी उन हमें पता चलती रहेगी। ये की तो इसलिए थी, लेकिन ये क्या हो गया, कांग्रेस क्या हो गया, एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन गई। 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। जो बदरुद्दीन तैयबजी है उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस किसी एक का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वर्ग या समुदाय का, नए हिंदू नए मुसलमान। क्योंकि ये बदरुद्दीन तैयबजी तो खुद भी मुसलमान थे। हम ऐसे नहीं कह सकते भी कांग्रेस एक हिंदू संस्था है, बल्कि यह क्या है, सभी धर्मों और सभी समुदायों की संस्था है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक है और इंपॉर्टेंट है, आप लर्न रखोगे इसको। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों पर तीखी आलोचना की है। किसने की है, दादा भाई नौरोजी ने। ये पुस्तक किसकी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया था, दोहरे आर्थिक शोषण का। इसमें क्या बताया था कि दोहरा आर्थिक शोषण। एक तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ जैसे सभी
जो रेजिमेंट थे उनमें अपने वो स्थान कर रखे थे कर्मचारी नियुक्त, तो वो एक तो उनसे क्या लेते थे, तनख्वाह लेते थे, और यहाँ खुद व्यापार करते थे तो उनकी तनख्वाह तो विदेश में जाती थी और साथ में क्या कर जाता था, जो ये व्यापार करते थे वो भी वहां जाता था। ये क्या हो रहा है, इन्होंने धन निर्गमन का सिद्धांत भी दिया था और ये कभी दोहरा शोषण कर रहे हैं। और इनकी बुक ये फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट है उभरता हुआ राष्ट्र। अब कांग्रेस की जब स्थापना कब हुई थी, 1885 में। स्टार्टिंग में कांग्रेस क्या थी, कभी हाँ हमें क्या करना है भी, जो हमारे जो शासन चल रहा है उसमें भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए ताकि हम अपनी आवाज उठा सकें, और जो विधान परिषद है उनमें भी हमें स्थान दिया जाए, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां भी इनका गठन किया जाए। उस टाइम तक तो क्या था, कभी हाँ शासन में थोड़ी थोड़ी हमें भागीदारी मिलती रही, तब तक तो आजादी का कुछ था ही नहीं। अब देखो पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। पहले कौन सी पार्टी थी, मध्यमार्गी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस ने क्या कहा कि भारतीयों को ये जो परिषद है, विधान परिषद है, इनमें और जगह दें। कांग्रेस चाहती थी कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए और परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका क्या किया जाए, गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाए, और इस काम के लिए उन्होंने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ परीक्षा कहाँ आयोजित की जाए, भारत में की जाए। जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसकी परीक्षा कहाँ होती थी, लंदन में। अब सभी भारतीय तो वहां लंदन पेपर देने नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो ये सिविल सेवा परीक्षा इसका आयोजन कहाँ किया जाए, भारत में भी किया जाए। भारतीयों ने मांग की थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। क्या मांग की थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। वर्तमान संविधान में भी क्या है, नगरपालिका कार्यपालिका से अलग है। कौन से अनुच्छेद में है, ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कौन से आर्टिकल में किया गया है। आर्म्स एक्ट कब आया था, 1878 को निरस्त कर दिया गया। यानी जो आर्म्स एक्ट आया था उसको अब निरस्त कर दिया। कब कर दिया गया, 78 में। और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। यानी जो आर्म्स एक्ट है कब आया था, 1878 में, उसको निरस्त करो, यानी उसको रद्द करो। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसमें क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर लिया था, हनन कर लिया था, का हमें वापस वो स्वतंत्रता भी दी जाए। अब नेक्स्ट है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। इनमें मुख्य प्रमुख कौन थे, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय, वो सभी क्या हो गए थे, कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने। वो क्या कह रहे थे कि हमें भिक्षावृत्ति नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, भिक्षावृत्ति। और समय कांग्रेस की नीति क्या थी, भिक्षावृत्ति की। कांग्रेस उनसे विनय अनुनय नहीं कर सकती थी कि भी आप हमें विधान परिषदों में क्या दो, अधिक स्थान दो। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। इन नेताओं ने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। जो स्टार्टिंग में थे दादा भाई नौरोजी, उनकी क्या की, आलोचना की। और वो क्या थे, नरमपंथी, और ये क्या थे, गरमपंथी। आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लोगों को स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए। क्या कहा कि हमें स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, क्या दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे क्या है, लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। वायसराय कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। यानी 1905 के समय ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, बंगाल। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब किया गया था, 1905 में। बिहार और उड़ीसा के कुछ भूभाग भी
उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का क्या कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। अंग्रेजों ने क्या किया था, हमेशा से ही क्या नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो। यहाँ क्या थे, हिंदू भी काफी मात्रा में थे बंगाल में, और जो मुस्लिम समुदाय था वो भी काफी मात्रा में था। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल को क्या बहाना बना के विभाजन किया, प्रशासनिक सुविधा के लिए। लेकिन मेन उद्देश्य क्या था, जो बंगाल के नेता थे उनको कमजोर करना। सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। जो गैर बंगाली इलाके थे उनको कुछ नहीं कहा, जो मेन बंगाली इलाके थे उनको क्या किया, उनको बांट दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो बंट जाएंगे तो उनके नेता के पास समर्थन भी कम हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने ये कार्य किया था। जब बंगाल विभाजन हुआ था तब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, ये एक गीत लिखा था। और अब ये क्या है, जो बांग्लादेश का राष्ट्र गीत है। जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस बनाया था। क्या बनाया था, राखी दिवस, कि जो हिंदू है जो मुसलमान है वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को राखी बांधेंगे और सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखेंगे। पीछे जो ये राजस्थान में अचम का पेपर हुआ था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो प्रमोशन के लिए या उनके लिए जो अचम का पेपर था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि राखी दिवस किस के उपलक्ष्य में बनाया था। जब बंगाल का विभाजन किया गया था तब राखी दिवस बनाया था, और किसके आह्वान पर, रविंद्रनाथ टैगोर के। बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी जो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। इससे जो भी आंदोलन उपजे सब जगह, तो उसको क्या कहा, किस नाम से जाना गया, स्वदेशी आंदोलन। उदाहरण के लिए डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये बंगाल विभाजन के बाद डेल्टा जो इलाके थे उनमें जो किया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबार निकाले थे। कितने निकाले थे, 2 अखबार निकाले थे। एक निकाला था 2 समाचार पत्र, एक तो मराठा और एक केसरी। आपको याद ऐसे रखना है, जो मराठा है वो तो किस में था, अंग्रेजी में था, और केसरी किस में था, मराठी में। उल्टा अपोजिट याद रखना है। मराठी भाषा का जो मराठा नाम था वो किस में था, अंग्रेजी में, और केसरी किस में था, मराठी भाषा का संपादन किया था। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में थे। लाला लाजपत राय कौन थे, पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदकों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी एक प्रमुख नेता थे, और आर्य समाज के क्या थे, सक्रिय सदस्य था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 में की थी। कहां की थी, बंबई में। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। अब प्रश्न आता है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में। कहां हुआ था, ढाका में। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है जो हमने अभी ऊपर पढ़ाया है उसका, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो कब लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी चैप्टर ये बड़ा भी है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, ढाका में। कब की गई, 1906 में। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, समर्थन किया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए निर्वाचकों की व्यवस्था की जाए, यानी जो मुसलमान जो मतदाता हैं उनके लिए भी एक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाए। और 1909 के मुस्लिम लीग के निर्वाचन की मांग मान ली गई थी। 1909 में क्या किया था, जो मुस्लिम समुदाय था उनको भी निर्वाचन के क्षेत्र और मतदान का अधिकार दे दिया गया था।
1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और इसको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। किसको? मिंटो को। उसमें भारत सचिव कौन था? मार्ले। वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। तो इसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा? 1909 का। तो इसमें क्या गया था? मुसलमानों को प्रत्यक्ष से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। पीछे जब सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था तो इसमें पूछा गया था कि 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें किस किस को निर्वाचन मतदान का अधिकार दिया था। तो एक तो किसको दिया था? मुसलमानों को भी दिया था। अब महिलाओं को नहीं दिया। महिलाओं को कब दिया था? 1919 का जो चेम्सफोर्ड अधिनियम है उसमें इसको दिया गया था महिलाओं को। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाएगा। यानी सीट फिक्स कर दी। मान लो एक सीट दे दी मुसलमानों को, तो उस सीट के ऊपर जो चुन के आएंगे ना, उनके जो मतदाता कौन होंगे? जो मुस्लिम मतदाता ही उसमें मतदान करेंगे। अब महिलाओं को मतदान का अधिकार 1919 के अधिनियम में दिया गया। महिलाओं को कब दिया गया? 1919 के अधिनियम में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। प्रश्न आता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। और कहां हुआ था ये अधिवेशन? सूरत में हुआ था। तो इतनी बातें ऐसे एक लाइन से निकल के आ गई। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित होगी। अब इस बुक में ये दिया गया है कि दिसंबर 1915 में दोनों खेमे, यानी कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था, किस में बंट गया था? गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? दिसंबर 1915 में वापिस ये क्या हो गई? एकता स्थापित हो गई। और वैसे क्या आता है कि जब 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब क्या हो गई थी? कांग्रेस फिर से एक हो गई थी और एनी बेसेंट ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी नरम दल और गरम दल को एक करने में लिए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। उसको क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। आप नोटबुक साथ में लेके बैठोगे, जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आती है तो वो आप सोर्स नोट्स, इससे भी सोर्स नोट्स निकाल सकते हो। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ और दोनों ने देश के में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। यानी 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। किस बात के लिए? कि हम क्या करेंगे? मिलकर काम करेंगे। किसके बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। नेक्स्ट है 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिसे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। यानी रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो अब न्यूज़पेपर छपने लग गए थे, तो वहां के चलते हुए क्या, वहां किसने विरोध किया था? किसानों और मजदूरों के संघर्षों के जो समाचार थे वो अखबारों में जब आने लगे तो जो भारत के समाजवादी थे वहां ये क्या है? विचार फैलने लगे। और क्या हुआ? जो भारत के राष्ट्रवादियों को इससे नई प्रेरणा मिलने लगी कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। महात्मा गांधी 40 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे थे? 1915 में। उस समय कितनी आयु हो चुकी थी? 40 साल। गांधी जी ने वहां पर नक्सलवादी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। लोग उनका आदर करते थे। किसका? महात्मा गांधी का। गांधी जी ने वहां क्या चलाया था? जो नक्सलवाद थी, गांधी जी को भी ट्रेन से क्या किया था? वहां उतार दिया था। जब गोरे लोगों और काले लोगों में वहां बहुत भेदभाव किया जाता था। बाद में नेशनल मंडेला की जब सरकार बनी उन्होंने विरोध किया था और बाद में उनकी जब सरकार बनी तब ये रंगभेद की नीति अफ्रीका में समाप्त हुई। गांधी जी ने 1895 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना का गठन किया था। अब प्रश्न आता है नटाल कांग्रेस का गठन किसने किया? गांधी जी ने। कहाँ किया? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। कब किया? 1895 में। एक लाइन में 4 प्रश्न बन जाते हैं। गांधी जी ने स्वदेश लौटने के बाद पहले साल भारत का दौरा किया।
पहले साल क्या किया था, भारत का दौरा किया था। ये किसने कहा था, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने क्या था कि अभी 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आप सिर्फ क्या है, देश का भर दौरा करो, ताकि आपको पता चले कि भी देश में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान है। तो ये किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि 1 वर्ष तक तुम्हें गांधी कुछ नहीं करना है, उसके बाद तुम सक्रिय राजनीति में जो भी कुछ तुम करो तब आप भी इसमें करना। गांधी जी ने स्वदेश लौटने के बाद पहले साल भारत का दौरा किया। बाद में शुरुआती प्रयास चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये 3 आंदोलन हुए थे। एक तो 1917 में हो गया था, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 आंदोलन हुए थे। तो इसकी एक ट्रिक है कि गांधी जी के जो प्रारंभ के आंदोलन थे उनका क्रम बताए। तो क्रम तो क्या बनेगा, चंपा अहम के साथ खेड़ा जाएगी। क्या बनाना है कि चंपा अहम के साथ खेड़ा जाएगी, चंपा से चंपारण, अहम से अहमदाबाद, खेड़ा से खेड़ा। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। यानी इन आंदोलनों के माध्यम से कौन मिले, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब प्रश्न ये आता है कि भारत में सबसे पहले गांधी जी ने हड़ताल शब्द का प्रयोग किया था और किस आंदोलन में किया था, और हड़ताल की थी अहमदाबाद में। चंपारण कब था, 1917, अहमदाबाद 1918 और खेड़ा बिहार में था। ये जो नील सैन्य मजदूर थे उनके लिए खेड़ा कहाँ है, 1918 में हुआ था। यानी 117 में और 2 कब थे, 1918 में हुए थे। और पहली बार हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया था, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था। रोल्ट एक्ट 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोल्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। क्यों किया था, ये जो रोल्ट एक्ट था इसमें क्या किया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने। अब इसके द्वारा भी क्या किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी। और एक पहले कौन सा आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसमें भी क्या किया था, अभिव्यक्ति पर रोक लगाई गई थी। पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए कानून लाया गया। यानी क्या किया, रोल्ट एक्ट में एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, उस पे जितना भी उस पे अंकुश लगा लिया कि भी आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। और जो पुलिस थी उसको क्या कर दिया, ज्यादा और अधिकार दे दिए। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अन्य नेताओं का मानना था कि कांग्रेस के पास कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था। अब प्रश्न आता है, शैतान की करतूत और निरंकुशवादी किसको कहा गया था, किसको, रोल्ट एक्ट को। शैतान की करतूत कौन सा कानून है, रोल्ट एक्ट। अब इस रोल्ट एक्ट के खिलाफ ही तो जलियांवाला बाग में जो रखी गई थी सभा, तो उसमें ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी के आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व यातना दिवस की रूप में मनाया जाए और हड़ताल रखी जाए। गांधी जी ने क्या आह्वान किया कि 6 अप्रैल को हम क्या करेंगे, 1919 को अहिंसक विरोध दिवस मनाएंगे, अपमान व यातना दिवस के रूप में मनाएंगे और क्या करेंगे, हड़ताल। हड़ताल की शुरुआत कहां से कर दी थी, अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन हुआ था वहां से कर दी थी। अब अंग्रेजों ने क्या की, दमनकारी नीति अपनाई। उसके तहत इन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, किसके दिन, बैसाखी के दिन अमृतसर में जो ये वहां मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में, तो वहां काफी बच्चे बूढ़े और स्त्रियां मेला देखने आए थे। और साथ में वहां शांतिपूर्वक क्या चल रही थी, उसी बाग में सभा भी चल रही थी। ये एक छोटी सी जगह है और वहां अभी भी गोलियों के निशान है। जैसे मैं पहले गई थी अमृतसर, तभी वहां देखा था, तो ऐसे गोली लगी हुई है, फिर उसको ऐसे दिखा रखा है कि हाँ ये गोलियों के निशान है। और आगे ऐसे बैरिकेड्स लगा के उसको बंद किया कि हाँ हम दूर से उनको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो जलियांवाला बाग में अभी भी उस दीवार पे ऐसे गोलियों के निशान है। 13 अप्रैल
1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा, किसके द्वारा? जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। यानी रोल एक्ट के विरोध में सभा कहाँ रखी गई थी? अमृतसर के जलियांवाला बाग में रखी गई थी। तो वहां अंग्रेजों ने क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे जो सभा के लोग थे उन पे क्या कर दी? गोलीबारी चला दी, जिसमें काफी लोग मारे गए। और वहां अभी भी जो एंट्री का दरवाजा है वो एकदम संकरा ही है, तो वहां लोग उससे निकल नहीं पाए, फिर भगदड़ मच गई और इस गोलियों से भी काफी जने मारे गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अब प्रश्न आता है कि नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उसके लिए। अब नाइटहुड का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवाओं के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। जो नाइटहुड की उपाधि है वो कौन देता था? ब्रिटिश राजा या रानी अपनी तरफ से उस व्यक्ति को देते थे जो जन सेवाओं में सहयोग करते थे। अब खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई। यानी 1920 में क्या था? जो मुसलमान लोग हैं वो क्या गए? तुर्की का जो सुल्तान होता है, जो खलीफा है, उसको अपना धर्म गुरु मानते थे। अंग्रेजों ने क्या किया? तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। क्या किया गया था? 1920 में सैब्रे की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? सैब्रे की संधि हुई थी। उसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया? तुर्की का विभाजन कर दिया था। तुर्की का क्या किया? विभाजन किया था। और कमाल पाशा के नेतृत्व में क्या किया था? वहां सरकार का गठन कर दिया गया था और जो ये खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। यानी जो ओटोमन साम्राज्य है उसमें जो मुसलमानों के पवित्र स्थान है उस पर किसका अधिकार बना रहे? खलीफा का बना रहे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। अब प्रश्न आता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज्य की मांग करे। अब गांधी जी ने क्या आह्वान किया कि कांग्रेस को कहा कभी हम क्या है जो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वो और जो खिलाफत आंदोलन है उसके खिलाफ हम क्या करेंगे? आंदोलन प्रारंभ करेंगे और स्वराज्य की मांग रखेंगे। और जो ये खिलाफत आंदोलन था, गांधी जी ने क्या कहा था कि हिंदू और जो मुसलमान है उनके उसमें इस आंदोलन से इनमें क्या है? एकता फिर से स्थापित हो सकती है। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? तुर्की का विघटन कर दिया और खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था, क्योंकि खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया और वहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और कमाल पाशा के नेतृत्व में। तो उसने उस टाइम 1920 के अंदर क्या कर दिया था? जो बुर्का पहनते थे ना वहां, उस पर रोक लगा दी थी। जो हिजाब पहनते थे उन पे बोले जो इंग्लिश टॉप होती है, पुरुष क्या पहनेंगे? जो इंग्लिश टॉप ऐसे करके होती है वो पहनेंगे और महिलाएं बुर्का नहीं पहनेंगी। और वर्तमान में जगह जगह किस बात के लिए आंदोलन हो रहे हैं कि हम हिजाब पहने। और उस टाइम कमाल पाशा ने क्या कर दिया था? 1920 में इस पर रोक लगा दी थी। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने क्या छोड़ दी? वकालत छोड़ दी। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। यानी 1920 से 21 के बीच में क्या हुआ? विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। कौन सा आयोग उस टाइम आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। लोगों की पहल कदमी, सभी जगह पर लोगों ने
अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। जैसे अब जो क्या था, स्वदेशी आंदोलन था, उसको जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपने स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर इसको आगे बढ़ाया। जैसे खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अभियान, अहिंसक अभियान चलाया। मेन मुद्दे तो थे, उनसे ये क्या हो गया, जो लोग स्थानीय लोगों में ये कैसे फैला कि जो पाटीदार गुजरात में क्या थे, जो पाटीदार किसान थे उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारी लगान लगाया गया था, उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इन्होंने में क्या किया, शराब की दुकानों की घेराबंदी इन्होंने कर ली। जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। जो आंध्र प्रदेश में थे वहां क्या थे, आदिवासी जातियां थी, वो क्या करते थे, पहले वनों में अपने वनों से उनको इनकम होती थी और वनों में अपने पशु चराते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वहां वनों में पशु चराई का भी कर लगा दिया। तो इन्होंने ये जो स्थानीय मुद्दे थे उन्हीं को इस सत्याग्रह में उठाया था। इन सत्याग्रह में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे, क्योंकि उपनिवेश सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म कर देंगे। जो ये आंध्र प्रदेश के आदिवासी थे उनको क्या विश्वास था कि जो उन्होंने कर लगाए हैं उनको गांधी जी क्या कर देंगे, कम करा देंगे और वन कानून क्या है, खत्म कर देंगे। बहुत सारे वन गांवों में स्वराज्य का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी स्थापित होने वाला है। सिंधु, अब वर्तमान जो पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित है। ये सिंध है कि जो सिंध कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में, वहां के मुस्लिम और किसान व्यापारी थे वो किससे उत्साहित हुए, खलीफा आंदोलन से। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक सद्भाव को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को क्या हुआ, नई ताकत दी। यानी इस आंदोलन से सांप्रदायिक क्या बढ़ा था, सद्भाव बढ़ा था, यानी हिंदू मुसलमान एक हो गए थे। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से जो गुरुद्वारे में महंत बैठे थे, जो भ्रष्ट, जो मंदिर में क्या होता है, पुजारी होता है, और जो गुरुद्वारे होते हैं उनमें कौन होता है, महंत होता है, को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन से काफी घनिष्ठ, यह असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। यानी जो पंजाब में सिख थे वो क्या थे, जो गुरुद्वारे में जो भ्रष्ट लोग महंत बैठे थे उनको हटाने के लिए आंदोलन किया। असम में गांधी राज महाराज की जय हो, असम में क्या नारे लगाए, गांधी महाराज की जय के नारे लगाए। लगाते हुए चाय बागानों ने मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग की। यानी आसाम में चाय बागान थे, वहां क्या किया, गांधी महाराज की जय के नारे लगाए और क्या कहा, हमारी तनख्वाह में वृद्धि करो। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी और उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, या तो हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो नौकरी छोड़ दी। उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया गीतों, वैष्णव गीतों में कृष्ण जी की जगह गांधी राज का यशोगान किए जाने लगा। यानी जो वैष्णव गीत थे पहले किसका वर्णन था, श्री कृष्ण का, लेकिन उसकी जगह किसका वर्णन होने लगा, गांधी राज का वर्णन हो लगा। अब जनता गांधी जी को क्या चलने समझने लगी, जो आदिवासी इलाके थे उनमें जैसे कि हमारे कोई ये मसीहा या भगवान बन के आए हैं जो हमारे कष्टों को दूर करेंगे। जनता के महात्मा। ऊपर दिए गए उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। ऊपर दिए गए जो उदाहरण है उसमें क्या है, गांधी जी को क्या समझने लगे, एक मसीहा समझने लगे जो हमें क्या है, मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता प्राप्त की, परंतु उन्हें लगता है कि यह सफलता उन्हें किसकी वजह से मिली थी, गांधी जी की। यानी उनको इतना विश्वास हो गया कि हमारा, जैसे वो उन्होंने क्या किया, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारी और बेदखली कानून को रुकवाने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये सफलता हमें किससे मिली है, गांधी जी से।
तो गांधी जी क्या हो गए, एक महात्मा के रूप में पूजे जाने लगे। अब 1922 से 1929 की घटनाएं। गांधी जी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो हुआ था। पुलिस थाने पर हमला, जब किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जो गांधी ने असहयोग आंदोलन लिया था तो सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना ने सभी इनका क्या किया था, विरोध किया था, क्योंकि आंदोलन उस समय किस पर था, एकदम चरम सीमा पर था। अगर ये गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो भारत उसी टाइम 1922 में ही स्वतंत्र हो जाता, लेकिन ये गांधी जी की सबसे बड़ी भूल थी। वहां थाने में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब 22 पुलिसकर्मी क्यों मारे गए थे, कुछ किसान थे वो शांतिपूर्वक अपना जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन पर गोलियां चला दी। अंग्रेजों ने क्या किया, गोलियां चला दी, इसलिए किसानों ने थाने में आग लगा दी। किसानों ने क्या किया, थाने में आग लगा दी। फिर गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में। इंग्लैंड से लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत आया। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। कौन से आयोग को करना था, 1922 में साइमन को। इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे ये। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ये जो साइमन कमीशन था उसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था। प्रश्न आता है 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के। अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। 26 जनवरी 1930 को क्या बनाया गया, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। अब ये 26 जनवरी को अभी भी हम क्या बनाते हैं, स्वाधीनता दिवस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, इसी दिन को याद रखने के लिए। संविधान बन गया था, नवंबर में बन गया था, लेकिन क्या था, हमें इस दिन को बनाना था। तो इस दिन को याद रखने के लिए हमने संविधान वो दिवस कब बनाते हैं, जो स्वाधीनता दिवस है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया जाता है। बहरे कानों को सुनाने के लिए जरूरत होती है इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRS की स्थापना की गई। यानी दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसमें किसकी स्थापना की गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको क्या कहा जाता है, HSRS इसका शॉर्ट नेम है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक व्यक्ति पुलिस अफसर की हत्या कर दी। और इसी लाठीचार्ज के कारण क्या हो गया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जब साइमन कमीशन गो बैक के जब ये नारे लगा रहे थे लाहौर में, तब इनको लाला लाजपत राय को क्या किया था, लाठियों से पीट पीट कर घायल कर दिया था। और उस समय लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, जो मेरे ऊपर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी ब्रिटिश ताबूत की वो एक कील साबित होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो क्रांतिकारी थे इनका बदला लेने के लिए क्या किया था, सैंडर्स की हत्या कर दी। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1928 को केंद्रीय विधान
परिषद में बम रखा था, यानी वहां बम फेंका था और वहां कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा था कि जो हम बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए ये क्या किया है, हमने बम फेंका है। 8 अप्रैल 1829 को केंद्रीय विधान परिषद में बम रखा गया। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है कि विदेशी सरकार को इसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है, कि हम किसी को घायल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ उससे अवगत कराना चाहते हैं कि जो विदेशी सरकार है वो हमारा कितना भयंकर शोषण कर रही है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जो भगत सिंह के साथ कौन था, बटुकेश्वर दत्त था। इन्होंने क्या किया, तो पहले ही फांसी खुद ही अपनी आत्महत्या कर ली थी। उस समय भगत सिंह की आयु मात्र कितने वर्ष थी, 23 वर्ष थी। और अब 23 वर्ष की उम्र में फोन चलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931। और इससे पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और गांधी जी ने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी के बारे में उस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं की। अंग्रेजों को भी आश्चर्य हुआ कि भाई गांधी जी ने इनकी फांसी के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं की। गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे और इन्होंने क्या की थी, हिंसा की थी। और इस कारण गांधी जी की उस समय काफी आलोचना भी हुई थी। अब दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था। अब क्या है कि पूर्ण स्वराज्य अपने आप नहीं आने वाला, इसके लिए लोगों को क्या करनी है, लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का क्या था, एकाधिकार था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च को, कब, 12 मार्च को 1930 को साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर, और वहां उन्होंने तट पर जो बिखरा हुआ नमक ऐसे पड़ा था उसको इकट्ठा किया और 6 अप्रैल 1930 को सार्वजनिक रूप से इसका उल्लंघन किया। चले कब थे, 12 को, फिर 6 को, यानी इसका आधा याद रखना है कि 12 का आधा कितना हो गया, 6। 12 मार्च को चले थे, पहुंचे कब, 6 अप्रैल को। कितने मील की थी, 240 मील की। और कौन सा कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं ने भी भाग तो लिया ही था। कर्नाटक में की कौन थी, अंबाबाई। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था और वो 16 वर्ष में क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी, ये एक स्थान है कर्नाटक का, उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की और उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा सुनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। गांधी जी ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले क्या था कि हम आपका सहयोग करेंगे, तो बाद में अंग्रेजों ने क्या कहा था, हम आपको सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया, तो उन्होंने क्या किया, चेतावनी दी कि वे फौरन क्या है, भारत छोड़ दो। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो सिद्धांत पर चलते हुए अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, हिंसा नहीं करनी है। लेकिन नारा क्या दिया था, करो या मरो। गांधी जी ने क्या कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसके विरोध में वीर सावरकर जो थे उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इन्होंने कहा था कि अंग्रेज भारत छोड़े या ना छोड़े, उसमें कहा था कि अंग्रेजों की भारतीय क्या करें, सेना रखे, सेना जो हमारे पास होगी तभी हम इनको क्या करेंगे, भारत से बाहर निकाल सकेंगे। गांधी जी और बड़े नेताओं को क्या किया, जेल में डाल दिया गया। 1946 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए। यानी 90,000 तो लोग कम से कम गिरफ्तार कर लिए गए थे और 1,000 लोग किसी हुए, पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। अब सुभाष चंद्र बोस। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न और एक चैप्टर काफी बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ऑल पर क्लिक करें ताकि जो और वीडियो डाले जाते हैं इसमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए भी वीडियो डाले जाते हैं। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहा था जब उन्होंने क्या कहा था कि भी हमने एक सेना बना ली है और हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपिता, हम देश को आजाद करवाना चाहते हैं। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते कहाँ चले गए? सिंगापुर में। और एक पठान के भेष में ये कोलकाता से जर्मनी पहुंचे थे। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उसी टाइम क्या हो गया? वहां मानसून आ गया। तो मानसून आ गया तो क्या हो गई? भयंकर बारिश होने लगी और जो सेना के लिए जो खाद्य सामग्री आने वाली थी उस रास्ते पे क्या है? बाढ़ आ गई और इससे क्या हो गए? काफी सैनिक भूख से और बाढ़ में के कारण ये मरने लगे और यह अभियान क्या हो गया? सफल नहीं हो पाया। आईएन के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ चलाया गया था? दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया था। ये प्रश्न रीट में आया हुआ है कि आईएनए के सदस्यों पर मुकदमा कहाँ चलाया था? दिल्ली के लाल किले में। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया था। यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था? वकील के तौर पर इनका मुकदमा लड़ा था और पूरे देश में क्या गया था? इनके खिलाफ संघर्षों में हिस्सा लिया था कि भाई इनको क्या है, जो आजाद हिंद फौज की सिपाही है उनको बाइज्जत बरी करो, इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर मुस्लिम लीग ने 1940 में देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो 1940 में क्या था? मुस्लिम लीग ने क्या कहा था? जो पश्चिम और पूर्व के अंदर जो मुसलमानों के क्षेत्र है उनकी स्वतंत्र राज्यों की मांग की थी। कभी उनको क्या है? अलग से राज्य बना दिया जाए कि ये राज्य किसका राज्य है? मुसलमानों का राज्य है। लेकिन उस टाइम तक क्या है? विभाजन और पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? एक लंदन में का एक स्टूडेंट रहा, रहमत चौधरी। क्या कौन था? रहमत चौधरी। तो उसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? रहमत अली चौधरी ने। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए थी। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए तो उसने लीग ने क्या कहा? कांग्रेस को भी हम साथ मिलकर क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और फासला क्या है? वो बढ़ता चला गया। 1942 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता क्या होगी? असफल रही, क्योंकि लीग जो मुस्लिम लीग थी उनका क्या कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी। तो 1945 में क्या हुआ? वेवल योजना आई थी। कौन सी योजना? वेवल योजना। तो उसमें क्या कहा था कि मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि जो मुसलमान है उनका प्रतिनिधित्व हमारी संस्था ही करती है और कोई नहीं। जबकि उस समय कांग्रेस में बड़े कौन नेता थे? मौलाना आजाद थे और कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन जिन्होंने चलाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे। और जबकि ये जो मुस्लिम लीग थी क्या कह रही थी कि हम ही करेंगे किसका? मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है। और कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं किया। बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे, क्योंकि कांग्रेस का क्या दावा था कि अभी भी बहुत से मुसलमान क्या है? हमारे साथ हैं। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को अपार सफलता मिली। जो सामान्य क्षेत्र थे वहां हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो सकते थे, तो उनमें किसको मिली? कांग्रेस को सफलता मिली। और जो मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थान थे कि भाई यहाँ मुसलमान ही खड़े होंगे चुनाव में, और मतदाता भी कौन थे? मुस्लिम ही मतदाता थे, तो लीग को बेजोड़ सफलता मिली।
और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। फिर इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की मांग को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद आया था कैबिनेट मिशन। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली, यानी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, एटली था। उसने क्या किया, 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। मैंने पीछे साइमन कमीशन में 3 सदस्य बता दिए थे, तो वो गलती होगी, माफ करना। 3 सदस्य किस में थे, कैबिनेट मिशन में थे। एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, उस समय ये क्या थे, भारत सचिव, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था। 3 तो ये दे देंगे, चौथा माउंटबेटन दे दिया या और किसी अंग्रेज का नाम दे देते हैं, तो ये आप नाम याद रखोगे कौन कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भारत के अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे और अब देश का विभाजन आवश्यक हो गया था। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग कई प्रस्ताव थे, उन पर सहमत नहीं थे और अब क्या हो गया था, विभाजन आवश्यक हो गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। तो इसके लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया गया। अब प्रश्न आता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने बनाया, मुस्लिम लीग ने। कब बनाया था, 16 अगस्त 1946 को, यानी 16/8, 8 दूनी 16। ऐसे कोई ट्रिक से ऐसे दिमाग में आप ना बनाया करो, लन वरना सीधा लन रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब बनाया था, 16 अगस्त 1946। और इसी दिन क्या हुआ था, कोलकाता में दंगे भड़क गए थे और इसमें बहुत लोग मारे गए थे। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। प्रमुख नेता मौलाना आजाद। मौलाना आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ क्या थी, अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आजाद इस्लाम के विद्वान और वहाबते यानी दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। मौलाना आजाद क्या थे, एक मुसलमानी थे। उस टाइप जब मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि हम क्या है, मुस्लिम एक मात्र मुस्लिमों की जो प्रतिनिधि संस्था है वो कौन सी है, मुस्लिम लीग। लेकिन कांग्रेस के ये जो बड़े नेता मौलाना आजाद उस समय किस में थे, कांग्रेस में थे। और वो क्या चाहते थे कि सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, किसने, मौलाना आजाद ने। सी राजगोपालाचारी। दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अब प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी अंतिम भी थे, क्योंकि इसके बाद फिर क्या हो गया था, जब भारत का संविधान लागू हो गया था तो राष्ट्रपति का पद सर्जित कर दिया गया था और वायसराय का पद क्या है, ये भारतीय गवर्नर का पद क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और सी राजगोपालाचारी को लोग क्या कहते थे, राजा जी कहते थे। राजा जी किसको कहते थे, सी राजगोपालाचारी को कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल नादियाड गुजरात के एक किसान व्यवसायी परिवार में से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए थे। 1917 में तो चंपारण हुआ था, 1918 अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन हुए थे। उनके बाद गांधी जी के से के संपर्क में आए थे और उसके बाद क्या है, प्रमुख नेता बन गए थे। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 के दौरान आजादी के चली वार्ताओं में अहम भूमिका अदा की थी। 1949 से शायद ये के दौरान जब आजादी भारत देश आजाद हो गया था तो क्या था, उस समय 500 से ज्यादा रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 500 रियासतें। उन सभी को एक करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे, समर्थक थे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 समझौता
करवाने में क्या की थी, अहम भूमिका अदा की थी। 1916 से 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के क्या है, ये प्रमुख नेता बन गए। जब भारत आजाद हो रहा था तो अफ्रीका में एक भी क्या आ गया था, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। घाना का उदाहरण, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उपसारा अफ्रीका देश बना, जिससे पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। घाना का प्राचीन नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट था। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल बहिष्कार का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशनल पीपुल्स पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली और इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों के मुखिया को विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। क्या थी, पीपुल्स जो पार्टी थी उसको चुनाव में सफलता मिली। उन्होंने क्या किया, जो पहले एक कानून था कि जो ब्रिटिश शासक है, वो जो मुखिया है, वो अपना एक प्रतिनिधि विधानसभा में भेजेंगे, तो इस कानून का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इस पार्टी के ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाए जिसमें कोई मनोनीत विदेश सदस्य न हो, यानी सभी क्या हो, निर्वाचित हो। कि सभी निर्वाचित सदस्य हो। 1956 में नई विधान परिषद के चुनाव हुए और कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इन चुनाव में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अध्याय में इतना ही और ये अध्याय काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।